देखो बेटा, आज हम लोगों को ईथर पढ़ना है और किसी भी कंपाउंड को पढ़ने के लिए हमें उसमें 4 बातें जान लेनी जरूरी रहती हैं। पहला, कि जिस प्रकार के यौगिकों को पढ़ रहे हैं उस यौगिक के निर्माण की कितनी विधियां हैं, अर्थात अगर हम उनको बनाने की विधियों को ढूंढें तो हम ईथर को कितने प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग ईथर के ही विषय में पढ़ने वाले हैं। तो पहला काम कि ईथर के निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं। दूसरा काम ये रहता है कि हम इस बात को पढ़ें कि ईथर के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तीसरे नंबर पर पढ़ने के लिए होता है कि ईथर रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी कर सकता है और कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं ईथर नहीं कर सकता है, अर्थात तीसरे नंबर पर पढ़ना होता है ईथर के रासायनिक गुण। और चौथे नंबर पर पढ़ना होता है कि ईथर के उपयोग क्या हैं। आखिर हम लोगों ने ईथर के कंपाउंड्स को अगर पढ़ रखा है तो क्यों पढ़ रखा है, क्या कुछ यूज है इस दुनिया में इनका, कि हम लोगों ने केवल पढ़ ही रखा है। ये 4 बातें तो पढ़नी ही होती हैं और 5वीं बात तो पढ़ सकते हैं कब, अगर आपको ये बताना हो ईथर की पहचान कैसे की जाए। तो एक कंपाउंड्स में अगर देखा जाए 4 बातें तो पढ़नी ही पढ़नी होती हैं, निर्माण की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। हाँ, कुछ कंपाउंड में आपको 5वीं चीज भी पढ़ने के लिए आ जाती है कि उस कंपाउंड की पहचान कैसे की जाए। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूं। आज हम लोगों की गणना चलेगी केवल ईथर के लिए और उनमें से सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि ईथर के निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं, आखिर ईथर को किस किस विधि द्वारा बनाया जा सकता है। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूं ईथर को बनाने की विधि। पहली ही विधि है, देखो फर्स्ट नंबर पे मैंने हेडिंग डाल के लिख रखा है, इसको लिखते जाते हैं। लिखता है, कहता है एल्कोहल के निर्जलीकरण से, एल्कोहल के निर्जलीकरण से, एल्कोहल के निर्जलीकरण से, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। तो मैंने पहले भी रखा है एल्कोहल के निर्जलीकरण से आपको ईथर बनाना है। अब देखो एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे कराया जा सकता है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। बेटा वैसे मैं इस बात को बता दूं कि जब भी आपको निर्जलीकरण करवाना होता है, निर्जलीकरण का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल से जल के अणु को अलग कर देना। इस घटना को कहते हैं निर्जलीकरण। याद क्या रख सकते हो कि अगर आपसे कभी निर्जलीकरण कहता है तो निर्जलीकरण कराने के लिए जिन पदार्थों को यूज में लाया जाता है उन पदार्थों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। CaO। और आपको किसी भी पदार्थ से जल अलग करना होगा, आप उस पदार्थ को चूने के संपर्क में रखोगे। चूने की ये विशेषता होती है कि ये नमी को, जल को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, और पदार्थ से नमी को या जल को क्या कर देता है, अलग। तो आप उत्प्रेरक के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड को रख सकते हो। आप उत्प्रेरक के रूप में एक और पदार्थ को रख सकते हो जिसका नाम है P2O5, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसको फॉस्फोरस की राख भी कहते हैं। इसका भी ये काम होता है कि अधिकांश पदार्थों से नमी को या जल के मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। एक और मैं बात बता दूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थों से नमी या जल को आकर्षित कर लेता है और उनसे जल को अलग कर देता है। एक और पदार्थ लिखेंगे बेटा, Al2O3। यह भी एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थों से नमी या जल को अपनी ओर खींचकर उन पदार्थों को शुष्क कर देता है या निर्जलित कर देता है। क्योंकि ये पदार्थ किसी भी पदार्थ से नमी या जल को आकर्षित कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों को एक और पदार्थ कहा जाता है, मैं नाम लिख देता हूं, इनको कहा जाता है निर्जलीकारक। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज के बाद कभी भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में से आपको जल अलग करना होगा, आप उत्प्रेरक के रूप में इन पदार्थों को प्रयोग में ला सकते हो। ज्यादातर रासायनिक अभिक्रियाओं को स्टार्ट करने के लिए या संपन्न कराने के लिए हम H2SO4 का प्रयोग करते हैं।
ज्यादातर अभिक्रियाओं को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये एक उत्तम, अगर देखा जाए, निर्जलीकारक है, एक बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4। तो ये तो मैंने बताया निर्जलीकरण प्रक्रिया में कौन से उत्प्रेरक हिस्सा ले सकते हैं। अब क्या होगा, कभी भी निर्जलीकरण की अभिक्रिया आएगी, आपको उत्प्रेरक ढूंढने नहीं जाने पड़ेंगे, आपको ये उत्प्रेरक पता है, इन्हीं में से कोई एक उत्प्रेरक यूज में लाओ और पदार्थों से जल अलग करो। अब हम आ जाते हैं अपनी विधि में कि एल्कोहल के निर्जलीकरण कैसे कराया जाए। तो भैया एल्कोहल के फॉर्मूले को मैं देख लेता हूं। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH। आप एल्कोहल के निर्जलीकरण कराते हुए ईथर बना सकते हो, लेकिन आपके पास एल्कोहल के 2 अणु होने चाहिए, R सिंगल बॉन्ड OH। अगर आपके पास एल्कोहल के 2 अणु हैं तो फिर आप निर्जलीकरण करवा सकते हो। अच्छा, निर्जलीकरण करवाने के लिए तीर के निशान के ऊपर कोई उत्प्रेरक लिखना पड़ेगा। मैं लिखूंगा कंसंट्रेटेड H2SO4 को। मैंने पहले भी बता रखा है, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये अगर देखा जाए इनमें से सबसे अच्छा निर्जलीकारक है। अच्छा, निर्जलीकारक है, देखो तो अभिक्रिया कैसे करेगा, ये H इस OH को लेकर अलग हो जाएगा। H को OH से अलग करने का ठेका किसका था, कंसंट्रेटेड H2SO4 का। अगर ये H और OH को लेकर अलग हो जाएगा तो बेटा यहां अलग कर दिया जाएगा H2O। मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है, तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड फिर से R, इसको लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। बेटा अगर ध्यान से देखें यही तो फॉर्मूला होता है ईथर का, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। तो अगर कभी आपसे पूछेगा कि एल्कोहल्स के निर्जलीकरण से ईथर कैसे बनाओगे, आपको ये मुख्य अभिक्रिया याद रखनी है। अब इस अभिक्रिया पे बेस्ड हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं। जैसे मैंने R की जगह पर यूज करना है CH3। अगर बेटा आप R की जगह पर CH3 को यूज करोगे तो पहला फॉर्मूला बनेगा CH3OH। अच्छा, यहाँ पे भी R की जगह CH3 यूज करोगे तो CH3OH। बेटा अभिक्रिया के लिए आप तीर के निशान के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 को इस्तेमाल करने वाले हो। और भी लिखना चाहते हो तो आप इस बात को लिख सकते हो कि हमने इस पदार्थ को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। और जब आपने गर्म किया तो बेटा तरीका क्या था कि ये इसका H और इसका OH एक दूसरे के साथ अलग हो गए, बना लिया H2O। और ध्यान से देखने की बात है, अब हमारे पास बचा है CH3O और CH3, CH3O और CH3। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, तो जरा ध्यान से देखते हैं। कल हम लोगों ने इसके IUPAC नाम भी पढ़े थे और सामान्य पद्धति के नाम भी। तो देखो क्या है कि मैं ज्यादातर नाम को पढ़ूंगा सामान्य पद्धति पे। IUPAC नाम जब आपसे कहेगा कि नहीं इसका IUPAC नाम पढ़ करके दिखाओ, तो ठीक है, फिर IUPAC नाम रहेगा। नहीं, नॉर्मली हम इसका सामान्य नाम ही पढ़ेंगे। मेथाइल ग्रुप 2 बार है, इसलिए बेटा इसका नाम है डाई मेथाइल। और बेटा नाम को समाप्त करते हैं कहां पर, ईथर पर। अच्छा, एक और अभिक्रिया इसी पर बेस्ड आधारित इसी पर देखी जा सकती है। अगर आपने R की जगह पर C2H5 का इस्तेमाल कर लिया तो बेटा पहला एल्कोहल बनेगा एथाइल एल्कोहल, और यहां दोबारा भी तो C2H5 का ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, आपको यह तो पता ही है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक निर्जलीकारक पदार्थ है, और क्योंकि निर्जलीकारक पदार्थ है भैया हम इसको जल को अलग करने के लिए रखेंगे। और जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो इसका H इसके OH को लेके अलग हो जाएगा और सबसे पहले अलग कर लेगा H2O। अच्छा, ध्यान से देखना अभिक्रिया में बचा क्या, C2H5O और यहां C2H5, C2H5O C2H5। अगर इसका कोई नाम भी पूछता है क्या नाम है, तो भैया एथाइल ग्रुप 2 बार है। नाम को पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले डाई मेथाइल ईथर। बेटा इस पर आधारित एक रासायनिक अभिक्रिया और देखेंगे जो हम लोगों के यहां काफी अधिक पूछी जाती है। अगर हम R की जगह, वैसे तो देखो इसको, हाँ, डाई एथाइल ईथर इसको कर लेना बेटा, क्योंकि एथाइल ग्रुप 2 बार है तो डाई एथाइल ईथर। हाँ, एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, वैसे R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, लेकिन बेटा अभी के लिए थोड़ी सी एक बात अपने मन से और दिमाग में भर के रख लेना, क्या कि जब हम लोग इसको बनाने की विधियां पढ़ेंगे, हम R की जगह पर C6H5 अर्थात फिनाइल ग्रुप का भी प्रयोग कर लेंगे।
वैसे फिनाइल ग्रुप को लिखते कैसे हैं? AR से। लेकिन क्या है कि अभिक्रियाओं को पूरा करने के लिए या तो हम एक अलग से अभिक्रिया AR के लिए लिखें, AR के लिए लिखें, तो आप इस बात को ध्यान रखोगे इन अभिक्रियाओं को पढ़ते समय कि C6H5 ग्रुप या बेंजीन रिंग का ये समूह AR द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अभिक्रिया लिखते समय हम R की जगह पर ही AR को क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें AR की अभिक्रिया अलग से नहीं बतानी पड़ेगी, R की जगह पर ही C6H5 को यूज कर लेंगे। वैसे C6H5 रिप्रेजेंट किया जाता है AR से, लेकिन केवल अभिक्रियाओं को समझने के लिए हम R से ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं R की जगह पर इस बार लिखे लेता हूं C6H5। अगर आपको परेशानी है तो आप इसको C6H5 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, दूसरा मॉलिक्यूल लिखते हैं तो देखो R की जगह फिर से C6H5, और मैं क्या बोल रहा हूं C6H5 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, तीर के निशान के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4, और बेटा जैसे ही गर्म करोगे ये H जो है अगले वाले के OH को लेके अलग हो जाएगा। अगर H OH को लेके अलग हो गया तो भैया अलग हो गया जल। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये बेंजीन रिंग बचा, O बचा, फिर से बेंजीन रिंग बचा। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग बचा, O बचा, और बेटा फिर से बेंजीन रिंग। अच्छा कोई इसका नाम पढ़ सकता है? देखो इस ग्रुप को हम पढ़ते थे फिनाइल, इस ग्रुप को पढ़ते थे फिनाइल, या फिर आप इसको फेनिल भी तो पढ़ सकते थे। और फेनिल ग्रुप कितनी बार आया है? 2 बार। तो डाई फेनिल या फिनाइल उच्चारण के लिए, और बेटा नाम को समाप्त करते थे कहां पर? ईथर पर। तो इस कंपाउंड को बनाना भी बेटा हमारे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने AR के ग्रुप को भी यूज कर लिया है यहां पर एक बार। लेकिन इस अभिक्रिया को लिखने के बाद एक बात तुम लोगों को हम बता दें, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये जो ईथर बन के तैयार हुआ है, आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना है, ये सममित ईथर है। सममित ईथर क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों ओर लगे हुए समूह आपस में समान है। ये भी देखो सममित ईथर ही है, और ये भी कैसा ईथर है? सममित। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रख लेनी है कि इस निर्जलीकरण प्रक्रिया के थ्रू हम केवल कैसे ईथरों को बना सकते हैं? सममित ईथरों का निर्माण कर सकते हैं। असममित ईथरों का निर्माण इस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। और एक बात याद रखो, हमारे यहाँ किताबों पर या कुछ अन्य टीचरों के पढ़ाए जाने पर तीर के निशान के ऊपर Al2O3 को लिखा गया होगा। अगर आपके पास Al2O3 भी किसी टीचर ने लिख रखा है तो बेटा आप परेशान मत होइए। मैं क्या बोलता हूं, आप CaO भी तो लिख सकते थे, आप तीर के निशान के ऊपर P2O5 भी लिख सकते थे, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लिख सकते थे, और आप Al2O3 को भी लिख सकते थे। लेकिन क्या है कि निर्जलीकरण करने के लिए एक ही पदार्थ का तो यूज करना था, और हमने उस पदार्थ की जगह पर किसको यूज कर रखा है? कंसंट्रेटेड H2SO4 को। तो यदि आपका कोई टीचर या आपकी किसी बुक में तीर के निशान के ऊपर Al2O3, P2O5 या CaO लिखा हुआ है तो बेटा अभिक्रिया का वो भी जो प्रमाण दिया गया है बिल्कुल सत्य है। आप इससे भ्रमित ना हो कि हमने तो देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 पे कराई थी, हमारे साइड में जो स्टूडेंट बैठा था उसने एग्जाम में Al2O3 यूज किया था तो उसका गलत हो गया, या हमारा कोई भी गलत नहीं हुआ। आपको जल अलग करना है, और जल अलग करने के लिए यही 4 पदार्थ आपको यूज करते रहने हैं। मुख्य बात इसमें क्या लिखनी थी कि इस विधि द्वारा, निर्जलीकरण की प्रक्रिया द्वारा आप केवल सममित ईथरों को बना सकते हो, असममित ईथर इस विधि द्वारा बनाए नहीं जा सकते। एक तो पहली विधि ये, पहला अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हम इस विधि के द्वारा केवल प्राइमरी एल्कोहलों से ही ईथर बना सकते हैं, ना तो सेकेंडरी एल्कोहलों से ईथर बना सकते हैं और ना टर्सरी एल्कोहलों से ईथर बना सकते हैं। तो कम से कम ये जो 2 फैक्ट हैं इनको हम लोगों को यहीं लिख लेना चाहिए। तो हम इन दोनों फैक्ट को बेटा यहां लिखे देते हैं। देखो पहला फैक्ट है, स्टार बना के लिख रहे हैं इसको, क्या लिखते हैं? इस विधि द्वारा
केवल सममित ईथर बनाए जाते हैं। एक तो पहली बात ये, और बेटा दूसरी भी इंपॉर्टेंट एक बात थी, इसलिए मैं दूसरा स्टार बनाता हूं, उसको लिख देता हूं। क्या लिखते हैं? इस विधि द्वारा केवल प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी तो कहते हैं, अल्कोहल से ईथर बनाए जा सकते हैं, ईथर बनाए जा सकते हैं। और ये वाली बात तो बता देते हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के द्वारा ईथरों का निर्माण संभव नहीं है या ईथर नहीं बन पाते हैं। 2 डिग्री या 3 डिग्री द्वारा इस विधि से ईथरों को निर्मित नहीं किया जा सकता। ईथर निर्मित नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते हैं। अब एक बात और आ सकती है कि अगर बाई चांस कभी हम निर्जलीकरण करवाते भी हैं, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में से आप ईथर नहीं बना पाते हैं। तो इस बात को बेटा हम एक काम और करते हैं, तीसरे नंबर पे लिखते हैं। यहां पे बात देखो वो लिखे देते हैं, तीसरी वाली बात कि बाई चांस अगर आपने इस विधि में द्वितीयक अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल ले लिया तो क्या होगा, तो उसको भी लिखते हैं। द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण कराने पर, निर्जलीकरण का मतलब है इससे जल को क्या कर देना है, अलग। निर्जलीकरण कराने पर एल्कीन बनते हैं। एल्कीन का मतलब जान रहे हो ना, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, एल्कीन का निर्माण होता है। तो इस बात को याद रखेंगे, अगर सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल ले भी लेते हैं तो बेटा वे ईथर नहीं बनाते, बल्कि वो क्या बना लेते हैं, एल्कीन बना लेते हैं, अर्थात डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। एक काम करेंगे बेटा, जल्दी से इसको नोट करेंगे और फिर पढ़ते हैं ईथरों को बनाने की अगली विधि को। बेटा दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं ईथर को और कैसे बनाया जा सकता है। देखो ईथर को और भी बनाया जा सकता है। एल्कोहल पर CH2N2 की क्रिया द्वारा, अगर आप किसी एल्कोहल पर CH2N2 की रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करवाते हो तो भी आप बेटा ईथर को निर्मित कर सकते हो। ध्यान रखने वाली बात है, CH2N2 का नाम क्या है, मैं लिखे देता हूं। देखो नाम है डाई एजो मीथेन या डाई एजो मीथेन। देखो ध्यान रखना, डाई का मतलब 2 बार, एजो का मतलब है नाइट्रोजन, और मेथेन इसलिए कहा, देखो जरा ध्यान से, इसमें से कार्बन कितना है, 1, तो कार्बन 1 के कारण हमने इसका नाम रखा मेथेन। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि नाइट्रोजन का जो प्राचीन नाम है वो है एजोट, और उसी एजोट के कारण हमने नाइट्रोजन को क्या नाम पढ़ा है, एजो। अब अभिक्रिया मैं करके दिखाता हूं। जैसे सबसे पहली अभिक्रिया करते हैं तो एल्कोहल का बेटा फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH। अब इस पर अभिक्रिया हमको काहे की करानी है, CH2N2 की, तो अभिक्रिया करवानी है CH2N2 की।
बेटा जैसे ही आप डाइएजोमेथेन को मिलाकर एल्कोहल के साथ गर्म करते हो, गर्म करते ही सबसे पहली बात है कि नाइट्रोजन टूटकर अलग हो जाता है। देखो मैं ये बॉन्ड टूटता हुआ बना देता हूं, नाइट्रोजन टूटकर अलग हो गया, मैंने यहां लिख दिया नाइट्रोजन को। ध्यान से देखना इस बात को बेटा, CH2 जुड़ जाएगा इस H के साथ, तो बनकर क्या तैयार होगा, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा CH3 क्यों बनेगा, क्योंकि CH2 तो था ही, एक H ये वाला मिल गया तो बन गया CH3। इस प्रकार से बनकर तैयार होगा जो कंपाउंड, आप उसका नाम क्या बताओगे, ईथर। अभी क्या करते हैं, अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने देख रखा है, मैं R की जगह पर CH3 ग्रुप को लेने वाला हूं, तो जो एल्कोहल बनके तैयार हुआ मेथाइल एल्कोहल बना, और इसकी अभिक्रिया करवा देनी है डाइएजोमेथेन से। और तुमने इस बात को पहले से पढ़ रखा है कि हमें इसे क्या करना है, गर्म। जैसे ही गर्म करोगे नाइट्रोजन जो है वो टूटकर अलग हो जाएगा। सोचो अगर नाइट्रोजन टूटकर अलग हो गया तो मेरे पास बचेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड O, और बेटा ये CH2 इस H के साथ जुड़ जाएगा तो फिर से बना लेगा CH3। इस ईथर का नाम जानते हो क्या है, डाई मेथाइल ईथर। मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूं। एक और अभिक्रिया को देखो यहां पर करते हैं, हमने R की जगह पर ले रखा है C2H5 को OH, तो बेटा इस एल्कोहल को कहते हैं एथेनॉल या एथाइल एल्कोहल, शराब में पाया जाने वाला एल्कोहल है ये। और इसकी अभिक्रिया भी करवाते हैं डाइएजोमेथेन से। डाइएजोमेथेन का फॉर्मूला होता है CH2N2। कहता है इस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए हम पदार्थ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और जैसे ही गर्म करेंगे तो यहां से नाइट्रोजन टूटकर अलग हो जाएगा। और बेटा नाइट्रोजन के टूट के अलग होते ही हम लोग बनाएंगे, तो पहला हमारा पास पदार्थ का भाग बनेगा C2H5O। तो C2H5O, ध्यान से देखो ये CH2 इस H के साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा CH3। अच्छा इन विधियों को पढ़ने के बाद एक बात और ध्यान रखना, देखो इस विधि द्वारा पहला तो ईथर बनाया गया, अगर ध्यान से देखोगे सममित ईथर है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे पास ये दूसरा ईथर बनकर तैयार हुआ है, ये कैसा ईथर है, असममित। तो मुझे एक बात पता चलती है कि जो हमने इसके पहले वाली विधि पढ़ी थी वो तो केवल सममित ईथर को बनाती थी, लेकिन ये वाली विधि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सममित ईथर को तो बनाती ही है, असममित ईथर का भी निर्माण करती है। क्योंकि इसी क्रम में एक अभिक्रिया और लिखेंगे, क्योंकि वो भी अभिक्रिया काफी अधिक पूछी जाती है। हम R की जगह पर इस बार यूज करने वाले हैं C6H5 को। आप चाहते तो हम रिंग की तरह भी इसको बना सकते थे, सिंगल बॉन्ड OH, और लास्ट में CH2N2 से अभिक्रिया होनी है जिसे हम डाइएजोमेथेन कहते हैं। इसको जैसे ही गर्म करेंगे सभी को पता है नाइट्रोजन गैस टूटकर अलग हो जाएगी। बेटा बनकर तैयार होगा C6H5O। C6H5O तो बनेगा ही, CH2 इस H के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3। थोड़ा सा ये दिमाग में ध्यान देने वाली बात है, ये भी तो असममित ईथर ही है। वैसे अगर इसका नाम ध्यान से पढ़ें, इस ग्रुप को फेनिल बोलते हैं, इस ग्रुप को मेथिल बोलते हैं। अल्फाबेट के क्रम में अगर देखें तो मेथिल को पहले पढ़ना चाहिए, M से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, और फेनिल को बाद में पढ़ना चाहिए क्योंकि P से स्पेलिंग स्टार्ट होती है। मेथिल फेनिल ईथर, या भैया एक तो मेथिल फेनिल ईथर, इसका नाम तो पढ़ ही सकते हो। एक नाम और याद रखो, इसी को एक और नाम से जानते हैं एनिसोल। तो जब भी कभी तुमसे एनिसोल के विषय में पूछेगा, आप मेथिल फेनिल ईथर को ही एनिसोल बोलते हो, या इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि मेथॉक्सी बेंजीन। तो इसको भी ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, इसमें से दो इंपॉर्टेंट बातें पता चली हैं। एक तो पहली बात कि एनिसोल इसका नाम है, और दूसरी बात यह है कि भैया इस विधि द्वारा हम सममित और असममित दोनों प्रकार के ईथरों को बना सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, इस विधि से सममित व असममित
दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। बनाए जा सकते हैं। तो अगर कभी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किसी एक विधि द्वारा आप सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं, तो आप इसी विधि को बेटा लिख करके आ जाओगे कि एल्कोहल पर अगर डाईएजोमेथेन की रिएक्शन करवाई जाए, आप सम्मित और असम्मित दोनों ईथर बना सकते हैं। लेकिन उनमें से भी ध्यान रखने वाली बात है, इस डाईएजोमेथेन से बनाने के चक्कर में ईथर में एक और लगा हुआ ग्रुप हमेशा कौन सा रहना है? मेथिल ही रहने वाला है, क्योंकि वो डाईएजोमेथेन से बनता है, इसलिए वो ग्रुप मेथिल ग्रुप रहता है। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। एक और विधि है जिससे हम लोग क्या है कि ईथर बना सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, लिखता है RX पर सिल्वर के ऑक्साइड की क्रिया द्वारा अगर आपके पास RX है, अगर आपने पढ़ रखा है पहले से, तो RX को एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। इस पर अगर आप सिल्वर के ऑक्साइड की रिएक्शन करवा लेते हो तो भी ईथर बनकर तैयार होता है। कैसे तैयार होता है इसकी अभिक्रिया लिख के दिखाते हैं। हमें सबसे पहले RX के 2 मोल ले लेने हैं बेटा, R सिंगल बॉन्ड X। मैंने इन 2 मोल की अभिक्रिया करवानी है हमको Ag2O से। ध्यान से देखना बेटा, Ag2O से होगी तो दोनों X अभिक्रिया कर लेंगे 2 Ag से। अगर 2 Ag 2 X से अभिक्रिया कर लेंगे तो सबसे पहले बनेगा 2 AgX। और बेटा ध्यान से देखो, R बचा, O बचा, R बचा, तो हम इसको लिख लेंगे R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये विधि भी ऐसी विधि है जिससे केवल सममित ईथरों को बनाया जा सकता है। इस विधि द्वारा भी असममित ईथर नहीं बनाए जा सकते हैं। अब क्योंकि नॉर्मल या जनरल रिएक्शन तो हमने यहां लिख रखी है, कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं यहां देखो हल करते हैं। जैसे इसमें से महत्वपूर्ण अभिक्रिया में से मैंने सबसे पहले R की जगह पर CH3 ले रखा है और बेटा X की जगह पर Cl। तो इस प्रकार से CH3Cl अर्थात मेथाइल क्लोराइड के 2 मोल हो गए। हमें अभिक्रिया किससे करवानी थी? Ag2O से। बेटा तरीका कैसे देखो, दोनों Ag दोनों Cl से अभिक्रिया कर लेगा तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा 2AgCl। और देखो जैसे ही 2AgCl बनकर तैयार होगा मेरे पास बचेगा क्या? CH3O और CH3 O CH3। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसका नाम क्या है, सभी जानते हैं, 2 बार 3 बार तो इसका नाम पढ़ चुके हो। इसी पर बेस्ड दूसरी रासायनिक अभिक्रिया पर आ जाते हैं। बेटा फिर से इस बार मैंने R की जगह पर चेंज किया है और C2H5 को रखा है, और Cl की जगह पर या X की जगह पर इस बार मैं Br को लिखना चाहता हूं। तो एथाइल ब्रोमाइड के 2 मोल अणु, और हमें अभिक्रिया करवानी है Ag2O से। देखो अभिक्रिया का तरीका कैसे है, दोनों Ag जो है वो दोनों Br के साथ अभिक्रिया कर लेंगे। अगर 2Ag 2Br के साथ अभिक्रिया करता है, पहला ही पदार्थ बनकर तैयार होगा 2AgBr। और ध्यान देने वाली बात है, C2H5 बच रहा है, O बच रहा है और यहाँ C2H5 बच रहा है। तो बचने वाले अवयवों को लिखें तो हमारे पास प्राप्त होता है डाई एथाइल ईथर, या जिसको डाई एथिल ईथर कहते हैं। एक और विधि पढ़ेंगे इसी में से, या एक और रिएक्शन को पढ़ लेंगे जब R की जगह पर हम लोग यूज करेंगे C6H5 को, सिंगल बॉन्ड, और X की जगह पे Cl, और अभिक्रिया करवाएंगे Ag2O से। Ag2O से अभिक्रिया करवाएंगे तो जैसे ही गर्म करेंगे, गर्म करने पर अलग हो जाएगा 2Ag और 2Cl, और मेरे पास जो बचने वाला है वो C6H5O और C6H5।
C6H5O C6H5। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम इस विधि द्वारा ही केवल और केवल सममित ईथरों को बना सकते हैं। असममित ईथर इस विधि द्वारा भी नहीं बनाए जाते हैं। तो असममित ईथरों को बनाने की अभी तक हम लोगों ने केवल एक विधि को पढ़ा है। इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं और फिर पढ़ते हैं आगे। अगली विधि है, कहता है निम्न ईथरों से उच्च ईथरों का निर्माण। अब इस जगह पर निम्न ईथर का मतलब क्या है बेटा? निम्न ईथर का मतलब है ऐसे ईथर को लेना है जिनके अणुभार कम है या जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है, और आपको उन ईथर पर अभिक्रिया करवाते हुए ऐसे ईथर में चेंज कर देना है जो उच्च ईथर है। उच्च ईथर का मतलब है जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक है या जिनका अणुभार पिछले वाले ईथर की अपेक्षा अधिक है। मैं सबसे पहले आपको अभिक्रिया करके दिखाता हूं इस प्रकार की, कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को आप कैसे सॉल्व कर पाते हो। देखो, इस प्रकार की अभिक्रिया को करने के लिए डायरेक्ट अभिक्रिया पर आ जाते हैं। इस प्रकार से अभिक्रिया को निपटाने के लिए हमारे पास एक पुराना ईथर होना चाहिए। तो मैंने एक पुराना ईथर ले रखा है, शायद आप इसको पहचानते हो। इसको कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले इस पर अभिक्रिया करवानी है आपको क्लोरीन की, और आप सभी इस बात को जानते हो कि क्लोरीन की अभिक्रिया या तो FeCl3 की प्रेजेंस में हो सकती है या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो सकती है। तरीका क्या है, इसको ध्यान से देखना। एक H एक Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा, बनाकर तैयार करेगा HCl। अभी गड़बड़ मत करना, देख लेना इसको पूरी तरह से। मेरे पास क्या बच रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2। ध्यान देने वाली बात है, अगर यहां से एक H जा चुका है तो H की जगह क्या हो गई है, खाली। सोचने वाली बात है, 2 Cl में से तो एक Cl यहां गया था, बचा हुआ जो दूसरा Cl है वो H की उस खाली जगह पर लगा दिया जाए। अब बेटा जब एक स्टेप हो जाए, लेकिन अभी तो ये अणुभार वाला ईथर नहीं बना है, उच्च अणुभार वाला लास्ट स्टेप है, इस पर अभिक्रिया करवाई जाए ग्रिगनार्ड रिएजेंट की। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का वैसे तो फॉर्मूला होता है RMgX, लेकिन हम R की जगह पर इस बार CH3 ले रहे हैं और Mg की जगह Mg ही रखेंगे और X की जगह पर Cl। अच्छा, ध्यान ये भी रखना है, यहां Cl है तो यहां पर भी X की जगह पे क्या लेना है, Cl। यहां पर Br होगा तो यहां पर भी क्या लेना है, Br। ये भैया अपने मन से सोच कर रखना है। अच्छा, अभिक्रिया करवाओगे तो अभिक्रिया का तरीका क्या है, मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। ये जो Cl है, ये Cl टूटकर MgCl के साथ मिल जाएगा। देखो, MgCl अगर Cl के साथ मिल गया, सोचकर ये बताना Mg के साथ 2 Cl हो गए, इसको हम लिख लेंगे MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। अच्छा, मैं क्या सोचता हूं, अब मेरे पास क्या बचता है, CH3 सिंगल बॉन्ड O। अब CH2 तो ये लिखा है और CH3 ये लिखा है, इस CH2 और इस CH3 को आपस में जोड़ दिया जाए तो बेटा ये बनकर तैयार होगा C2H5। अच्छा, देख करके बताओ, ये सममित ईथर की श्रेणी में आता है कि असममित में आता है? असममित का एग्जाम्पल है ये। और बेटा नाम अगर इसका पूछेगा तो बेटा इसका नाम मिथाइल ग्रुप है, इसका एथाइल ग्रुप है, क्योंकि हम सामान्य पद्धति में पढ़ रहे हैं, अल्फाबेट को ध्यान में रख रहे हैं। एथाइल ग्रुप पहले और बेटा बाद में हम पढ़ेंगे मेथाइल, या जिसको आप मेथिल ग्रुप कहते हैं। और बेटा नाम को समाप्त करते हैं काहे से, ईथर से। इस अभिक्रिया को ध्यान रखना है तुम्हें। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, इसी पर आधारित एक और रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं, ताकि अगर दोबारा कभी हमें बनाने का नंबर आ गया, इसको हम बना तो लेंगे। देखो, इस बार मैंने ईथर ले रखा है C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अभिक्रिया किससे करवाएंगे, फर्स्ट स्टेप इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अभिक्रिया करवानी है हमें Cl2 से। और बेटा ध्यान देने वाली बात है, उत्प्रेरक रहेगा FeCl3।
H फिर से Cl से विक्रिया कर लेगा और बनाएगा HCl। अभी मैं क्या सोचता हूं, अगर यहां से H निकल गया तो H की जगह हो गई खाली, C6H5O सिंगल बॉन्ड CH2 बचेगा, क्योंकि H तो निकल गया था। सोचो 2 Cl में से एक Cl खर्च करके यहां यूज कर लिया, दूसरा Cl इसके साथ लगा देते हैं। लास्ट में अभिक्रिया करवाते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में आप CH3 की जगह वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, आप C2H5 यूज कर लो, ये तो आप पर डिपेंड करता है, आपको तो बना करके तैयार कर देना है केवल। मैंने यहां CH3 ही क्यों यूज किया, C2H5 यूज नहीं किया, बताते हैं क्यों नहीं किया। फिर पहले अभिक्रिया को निपटाते हैं। बेटा ये MgCl केवल इस Cl के साथ अभिक्रिया करेगा और पहला पदार्थ बनकर अलग होगा MgCl2, जो कि एक साइड प्रोडक्ट है, और ये जरूरी नहीं कि आप अभिक्रिया के दौरान उस साइड प्रोडक्ट को लिख कर ही आए। दूसरा पदार्थ क्या बनता है, C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। बेटा CH2 और CH3 मिलकर बनाएगा C2H5। वैसे तो इसका नाम बेटा ऐसे पढ़ सकते हैं, एथाइल फिनाइल ईथर, लेकिन मैंने इसको इसलिए बनाया है कैसे, इसका एक और भी विशेष नाम है, इसका एक बेटा और नाम है फेनिटॉल, तो इसको याद रखना। जैसे तुमको अभी मैंने कुछ देर पहले एक पदार्थ बनाया था एनीसॉल। एनीसॉल क्या होता था, C6H5O के साथ CH3 लगा था, एनीसॉल उसको कहते हैं। वैसे ही C6H5 के साथ अगर C2H5 लिखा हो उसको कहते हैं फेनिटॉल। दोनों को ही नाम याद रखना, C6H5O के साथ CH3 लग जाएगा एनीसॉल, और C6H5 के साथ O के साथ C2H5 लग जाएगा, तो भैया इसका नाम तो यहाँ लिखा हुआ है फेनिटॉल। इन दोनों के नाम अलग से इसीलिए बताए गए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड में से एक है। आपके लिए सूत्र भी लिखने कहा जाता है, निम्न में से एनीसॉल का सूत्र कौन सा है। आपके पास 4 फॉर्मूले होंगे, आपको ढूंढने होंगे। हो सकता है फेनिटॉल का सूत्र ऐसा भी लिख कर आ जाए, ऐसा भी आ जाए। तो बेटा बात तो यही कि C6H5 को रिंग स्ट्रक्चर पे लिख लिया है, O की जगह पर O, C2H5 की जगह C2H5, तो फेनिटॉल का अगर नाम लेगा इसको लिख करके आना है भैया इस प्रकार से, एनीसॉल एंड फेनिटॉल 2 कंपाउंड हैं। तो ये तो हो गया बेटा हम लोगों ने जितने ईथर को बनाने की विधियां। अब जल्दी से ही आ जाते हैं और इस बात को पढ़ते हैं कि ईथर के भौतिक गुण क्या हैं। और ईथर के भौतिक गुणों को बिना समय बर्बाद किए हुए लिखना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ईथर ध्यान रखोगे, हमें ईथर ज्यादा बड़े नहीं पढ़ने हैं। ज्यादा बड़े ईथर का मतलब हमें निम्न अणुभार वाले ही ईथर पढ़ने हैं, जिनमें कार्बन 2 या 3 या 4 होते हैं। तो हम ज्यादा उच्च अणुभार वाले ईथरों के लिए बातें नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे निम्न अणुभार वाले ईथरों के लिए। तो मैं पहला नंबर भौतिक गुण में लिखता हूं निम्न ईथर। निम्न ईथर का मतलब ऐसे ईथर जिनमें कार्बन कम होते हैं या जिनका अणुभार कम होता है। सामान्य ताप पर रंगहीन द्रव या गैस होते हैं। रंगहीन द्रव या गैस होते हैं मतलब निम्न अणुभार वाले कुछ ईथर द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और कुछ ईथर पाए जाते हैं गैस अवस्था में। तो अब ये तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर लिखेंगे ईथरों के गलनांक व क्वथनांक। R सिंगल बॉन्ड OH, वैसे R सिंगल बॉन्ड OH को क्या कहते हो, एल्कोहल की अपेक्षा कम होते हैं।
तो भैया ये वाली बात तो कभी मत भूलना। ईथर में से ये क्वेश्चन बहुत जगह आया है। क्या क्वेश्चन आया है कि ईथरों के गलनांक एवं क्वथनांक एल्कोहलों की अपेक्षा कम क्यों होते हैं? तो भैया उसका एक आंसर है कि एल्कोहलों में मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि ईथरों में मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। तो मैं ये बात बताऊंगा कि ईथरों के गलनांक और क्वथनांक एल्कोहलों की अपेक्षा कम क्यों होते हैं। तो मैं देखो बताऊंगा, एल्कोहलों में से कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, कॉमा कर लेते हैं इस जगह। और बेटा जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, देखो इसको ध्यान रखना, एल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्ड और अच्छा करते हैं, एल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ईथरों में हाइड्रोजन बॉन्ड, इस क्रॉस को यहां लगा देते हैं, नहीं पाया जाता है। तो और कोई हमसे पूछेगा कि आखिर एल्कोहलों के क्वथनांक अधिक होते हैं और मैं उसी भार में से अगर ईथर को देखता हूं तो उनके क्वथनांक कम होते हैं, क्या रीजन है? आप बताओगे एल्कोहल में मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि ईथर में मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही नहीं, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होने के कारण भैया ईथरों के क्वथनांक कैसे होते हैं? कम। और एक बात लिखेंगे, देखो सॉरी तीसरा नंबर है, ईथरों के घनत्व जल से कम होते हैं। अगर ईथर के घनत्व को आप देखोगे तो ईथर का जो घनत्व है वो जल से कम पाया जाता है। अच्छा, कुछ लोगों ने इसको ऐसे भी पढ़ रखा है, कहता है ईथर का घनत्व 1 से कम होता है। तो भैया जल का घनत्व होता है 1 और ईथर का घनत्व होता है जल से कम, अर्थात ईथर घनत्व 1 से कैसा होगा? कम होगा। अगर ऐसा भी लिख रखा है आप लोगों ने तो भी आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं हो, आपने सही बातें लिखी है। ईथरों का घनत्व जल से कम होता है, आपको ये बात पहले से ही पता है, जल का घनत्व होता है 1। अगर ईथर का घनत्व जल से भी कम होता है, इसका मतलब ईथर घनत्व 1 से कैसा होता है? कम। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि जो इसका घनत्व है वो 1 से कैसा है? कम। भैया इसमें से भी तुमको प्रॉब्लम ना पड़नी चाहिए कि हमारे पास ये घनत्व 1 से कम नहीं लिखा था। जल का घनत्व नॉर्मली आप 1 मानते हो। अच्छा, एक और बात बता देते हैं कि जो फिजिकल प्रभाव है इसका, कि इसको सूंघने से क्या आने लगती है? बेहोशी आने लगती है और सर दर्द करने लगता है। तो एक बात और लिखते हैं, इसे सूंघने पर मूर्छा आने लगती है। ये भी याद रखो। अच्छा, एक और बात याद रख सकते हैं इसमें से 5वें नंबर में, कि ईथर जो है वो जल में बहुत कम घुलते हैं, जबकि कार्बनिक पदार्थों में अत्यधिक घुलते हैं। तो ये लिखेंगे, ये का मतलब ईथर जल में अल्प विलेय, अल्प विलेय का मतलब है कम घुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं। घुलनशील होते हैं या विलेय होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते थे। अत्यधिक विलेय होते हैं या घुलनशील होते हैं। तो आपको ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज में से ये बात याद रखनी है। हाँ, कभी अगर कोई व्यक्ति इसका कारण भी पूछ लेता है कि ईथर जल में अल्प विलेय क्यों है, तो बताओ ईथर का अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसलिए जल में कैसा है? कम घुलता है।
दोबारा से पूछ लेता है, बताओ कि कार्बनिक विलायकों में ईथर क्यों घुलनशील हैं? बताओगे क्योंकि कार्बनिक विलायक भी कार्बन द्वारा बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, और ईथर भी एक कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक ईथर कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होता है। क्यों? समान प्रकार के यौगिकों की घुलनशीलता आपस में कैसी होती है? अधिक। अकार्बनिक में अच्छे घुलते हैं, जबकि कार्बनिक में अच्छे घुलते हैं। ईथर भी कार्बनिक है, इसलिए कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील रहेगा। तो ये बेटा भौतिक गुण हो गए, आपने इसको पढ़ा। अभी बचते हैं ईथर के रासायनिक गुण और उपयोग, इसको पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे।